अब मैं आभा माथुर अपने ही आवाज़ में आपको एक स्वरचित संस्मरण सुनाती हूँ। शीर्षक है हनुमान का महाप्रयाण। तब मैं आगरा डाइट में प्राचार्य थी। मेरे क्वार्टर के बगीचे में प्रायः एक बूढ़ा बंदर घूमता दिखता था। उसकी झुर्रियाँ दूर से ही स्पष्ट दिखती थी। एक दिन कार्यालय में काम होने के कारण मुझे लौटने में कुछ विलंब हो गया। जाड़े के दिन होने के कारण धुंधल का हो गया था। मैंने देखा कि लॉन में खून का धब्बा था। पास ही में वो बूढ़ा बंदर मरा पड़ा था। शायद बंदरों की परस्पर लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। बंदरों की आपसी लड़ाई दिन भर चलती रहती थी। मैंने तुरंत चौकीदार को बुलाया, जिसका क्वार्टर मेरी खिड़की के सामने ही था, और उससे कहा कि वो मृत बंदर को क्वार्टर के बगल में पड़ी खाली ज़मीन में गाड़ दे और खून के धब्बे को नारियल के सींकों वाली झाड़ू से रगड़कर धो दे। थोड़ी आनाकानी के बाद वो फावड़ा लेने चला गया। काफ़ी देर बाद वो लौटा और अपने साथ डाइट के स्वीपर तथा उसके एक साथी को, जो शायद जाति का स्वीपर ही था, लेकर आया। दोनों के हाथ में एक एक फावड़ा भी था। पहले तो डाइट के स्वीपर का प्रस्ताव था कि बंदर की शव यात्रा निकलनी चाहिए, जिसे मैंने अस्वीकार करते हुए बंदर के शव को ज़मीन में दबाने का आदेश दिया। तब तक पर्याप्त अंधकार हो चुका था और उस खाली ज़मीन पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः मैं अपने घर से मिट्टी के तेल का लैंप जलाकर लाई और उसे हाथ में पकड़कर खड़ी रही, क्योंकि वहाँ पर लैंप रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। दोनों स्वीपरों ने ज़मीन खोदी और बंदर का मृत शरीर दफना दिया। मेरे कार्यालय के स्वीपर ने गायत्री मंत्र का गलत सलत उच्चारण भी किया और उस जगह पर 2 अगरबत्ती भी जलाकर लगा दी, जो वो अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद वो दोनों चले गए, रोकने पर भी नहीं रुके। तब मैंने चौकीदार से कहा कि वो झाड़ू लेकर खून के धब्बे धो दे। ऐसे अवसर पर बड़े प्यार से काम लेना पड़ता है। मैंने रबर के पाइप का कनेक्शन अपने क्वार्टर के नल से जोड़ा और पाइप से पानी डालती गई। मेरे आवास का बाग होने के कारण प्रकाश की व्यवस्था थी ही। एक धब्बे के स्थान पर अनेक धब्बे मिलते गए। जैसे ही एक धब्बा धुलकर समाप्त होता, वैसे ही दूसरा दिख जाता। बड़ी देर तक बाग की धुलाई का कार्यक्रम चलता रहा। बीच बीच में चौकीदार को भी समझाते जाना पड़ रहा था, जो देर हो जाने और जाड़ा तेज होने की शिकायत कर रहा था। एक नई साबुन की बट्टी की रिश्वत देकर उसे नहा डालने का निर्देश दिया, क्योंकि उसके कपड़े तो गीले हो ही गए थे। धुलाई का काम रात के 9:30 बजे जाकर समाप्त हुआ। दूसरे दिन बड़े सवेरे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो 2 अनजाने लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा, कल यहाँ बंदर मर गया था? आप लोग क्या चाहते हैं? मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, इन लोगों को दफनाया जाता है। मेरे द्वारा बताए जाने पर कि न केवल बंदर को दफनाया गया था, वरन गायत्री मंत्र भी पढ़ा गया था और अगरबत्ती भी लगाई गई थी। वे लोग संतुष्ट होकर चले गए। मैंने मन ही मन उस स्वीपर को धन्यवाद दिया, जिसके मस्तिष्क के कारण मैं मुसीबत में पड़ने से बच गई। अन्यथा मेरी योजना में गायत्री मंत्र पढ़ना और अगरबत्ती लगाना सम्मिलित नहीं थी। मैं तो केवल बंदर के शव को ज़मीन में गड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसे बाग में पड़ा नहीं छोड़ा जा सकता था। वैसे उस स्वीपर ने यह भी सुझाव दिया था कि सड़क के किनारे लाल कपड़ा बिछा दिया जाए, उस पर लोग पैसे डालते जाएंगे, उन्हीं पैसों से बंदर की शव यात्रा निकाली जाए। मैंने इस वाहियात प्रस्ताव को नकार दिया था। अब सोचती हूँ तो लगता है कि जनमानस की जितनी जानकारी उस स्वीपर को थी, वही मेरी रक्षा का साधन बनी। अन्यथा जनाक्रोश का भड़कना बहुत भीषण होता है, विशेषकर अधिकारियों के लिए। हनुमान जी की जय।